वेलकम बैक टू माय चैनल मेरे दोस्तों। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। सो ये क्लास 12 का रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर चैप्टर्स है जो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है स्टूडेंट्स के लिए, मेरे लिए भी था। लेकिन हम लोग कुछ इस तरह से पढ़ेंगे कि रिटायरमेंट एंड डेथ बहुत ही ज़्यादा इजी वे में हम लोग समझ सकते हैं। तो आप जब एग्ज़ाम्स में अपना स्टडी को कीजिएगा, प्रिपरेशन कीजिएगा अपने बोर्ड्स के लिए, तो इस तरह से पढ़ के आप लोग इसे इजीली समझ सकते हैं कि रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर्स क्या है, किस तरह से ये एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के बीच में काम करता है। तो चलिए जल्दी से वीडियो का स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर होता क्या है। तो जब बात होती है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर्स की, तो हमें ये समझना है कि रिटायरमेंट एंड डेथ ये दोनों एक ही तरह से है, मतलब दे आर बोथ सेम। लेकिन रिटायरमेंट एंड डेथ के बीच में डिफरेंशिएशन जब हम लोग करते हैं, तो इसके बीच में डिफरेंशिएशन हम लोग किस तरह से करेंगे, हम लोग आज की क्लास में इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो जब बात होती है रिटायरमेंट की, तो रिटायरमेंट का मतलब कि पार्टनर्स के बीच में कोई एक ऐसा पार्टनर होगा जो पहले से ही बाकी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को ये बोल चुका होगा कि मैं इस तारीख को एक फिक्स डेट में मैं अपने आप को इस कंपनी से रिटायर करता हूं, क्योंकि मेरी एज हो गई है या फिर किसी हेल्थ इश्यूज के कारण। ओके, अब बात यह है कि रिटायरमेंट जब होता है तो इसमें बेसिकली पहले से ही एक पेपर, एक डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं कि जिसमें ये साफ साफ लिखा हो कि एक व्यक्ति जो पार्टनरशिप फर्म में था वो अब रिटायर कर रहा है अपने आप को, और ये वो पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जाना चाहता है। लेकिन डेथ ऑफ ए पार्टनर का मतलब ये होता है कि एक पर्सन ड्यूरिंग द ईयर, फाइनेंशियल ईयर साइकिल जो होता है फाइनेंशियल ईयर का, उसके बीच में ही अनसर्टनली उसकी डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इन दोनों में ही सेम आपको ये समझना है कि जब रिटायर होता है या फिर जब डेथ होता है, तो दोनों ही सिचुएशन में एक पार्टनर या तो जिंदा फर्म को छोड़ के जाता है या फिर एक पार्टनर डेथ होके मतलब मर के फर्म को छोड़ के जाता है। अब बात ये आती है कि दोनों ही सिचुएशन में पार्टनर्स के सामने में ये कौन कौन से सिचुएशन क्रिएट होते हैं, उनके सामने ऐसे कौन से सर्कमस्टेंस क्रिएट होते हैं कि वो अपने पार्टनरशिप फर्म को आगे जाके बढ़ा पाए। अब जब बात होती है रिटायरमेंट की, तो अगर एग्जाम्पल में मैं बताऊं कि 3 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स में एक पार्टनर रिटायर होना चाहता है, तो बचे 2 एग्जिस्टिंग पार्टनर बिजनेस को रन कर सकते हैं या फिर कुछ समय बाद वो एक नए पार्टनर्स को फर्म में एंट्री करवा भी सकते हैं। लेकिन जब बात होती है रिटायरमेंट के बाद डेथ की, तो डेथ में एक अनसर्टन सिचुएशन होती है जो पार्टनर्स के बीच में अनसर्टनली आती है, जब जिसमें एक पार्टनर अचानक से मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तब उन्हें एक डिजीज पार्टनर को लेकर फर्म को आगे बढ़ाना पड़ता है। ठीक, डिजीज पार्टनर एक्चुअली होता क्या है, डिजीज पार्टनर का मतलब वो पार्टनर जो अब फर्म से अलग हो चुका है, ठीक है, रिटायर नहीं डेथ होके। तो दोनों ही सिचुएशन में क्या कंडीशंस आती है, चलिए देखिए। जब रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में सबसे पहले जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, जब पार्टनर्स का रिटायर होता है या फिर जब डेथ होता है, तो दोनों ही सिचुएशन में अकाउंट्स बनते हैं। ठीक, एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी कि रिटायरमेंट एक फिक्स डेट पे होता है, या तो महीने के फर्स्ट तारीख या तो महीने के एंड मतलब लास्ट ऑफ द मंथ के डेट पे, ठीक है।
लेकिन जो डेथ होता है वो अनसर्टन होता है, जिसका कोई डेट फिक्स नहीं होता। वो महीने के किसी भी तारीख को किसी भी दौरान हो सकता है, तो आपको उस समय कैलकुलेशन भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है। अब जब बात होती है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर की, तो कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं? तो सबसे पहला अकाउंट जो बनाना होता है वो होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाई जाती है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट एक्चुअली होता क्या है? एक साल के दौरान फर्म में बहुत सारे एसेट्स आते हैं और बहुत सारे लायबिलिटीज भी उसी के साथ आते हैं। अब बात यह है कि जिस तरह से हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं डिप्रिसिएशन चैप्टर में, कि डिप्रिसिएशन होता क्या है, जो एसेट्स के ऊपर इफेक्ट करता है, उनके वैल्यू के ऊपर इफेक्ट करता है। अब सेम उसी तरह जब एक साल बाद कोई पार्टनर रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाता है, तो उसे यह देखना पड़ता है कि ड्यूरिंग द ईयर हमने कोई एसेट्स को खरीदा है, या हमने कोई एसेट्स को बेचा है, या फिर हमारे किसी एसेट्स पे डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके कारण जब बैलेंस शीट बनता है फाइनेंशियल ईयर में, लास्ट ऑफ द ईयर में, मंथ एंड में, तब जाके रिवॉल्यूशन अकाउंट को बनाया जाता है, ताकि हम देख सकें कि हमारे इस पूरे सेशन में, इस पूरे साल में कौन से एसेट्स आए, कौन से एसेट्स गए, कौन से लायबिलिटी आई, कौन सी लायबिलिटी का पे ऑफ किया गया। तो ये सभी चीज रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखा जा सकता है। इस तरह से हम लोग ये समझ सकते हैं कि रिवैल्यूएशन का मतलब एक नए बुक को ओपन करना जो एसेट्स एंड लायबिलिटी के लिए हो, उनके प्रेजेंट प्राइस में। दूसरा जो अकाउंट होता है वो बनाया जाता है गुडविल का। गुडविल का अब समझिए कि एक साल के दौरान कंपनी बहुत सारे गुडविल्स को गेन भी करती है या फिर सैक्रिफाइस भी करती है। कंपनी अगर कुछ अच्छा काम करे, अपनी ड्यूटीज, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए, तो वो गुडविल को गेन करेगी। लेकिन उल्टा अगर हो जाए, मतलब वो काम अपना परफॉर्मेंस सही से ना दे, कस्टमर उनसे संतुष्ट ना हो, या फिर क्रेडिटर, तो उनका गुडविल गिर जाता है, जिसके कारण कंपनी को नुकसान होना पड़ता है। और कंपनी नुकसान, इसका मतलब पार्टनर्स भी नुकसान में होते हैं। तो गुडविल का भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो सेकेंड हम लोग क्या करते हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट। तीसरा जो होता है वो होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉसेस जो पहले से ही बुक्स में अपीयर किए हो, जो एडजस्टमेंट करना बाकी हो, उन्हें ही हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस बोलते हैं। तो इनको भी एडजस्ट करना पड़ता है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स और रिटायर्ड पार्टनर्स के बीच में। ठीक है। फोर्थ में बनता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब समझिए, जब एक पार्टनर रिटायर करना चाहता है, जैसे सपोज कीजिए मैं अपने आप को फर्म से रिटायर करना चाहता हूँ, तो एक साल जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसके बदले में मुझे प्रॉफिट तो मिलना चाहिए। लेकिन मैं अपना जो कीमती वक्त, अपना जो कैपिटल, अपना जो प्रॉफिट, मेरे मेहनत से जो बना हुआ गुडविल है, मेरे मेहनत से जो एसेट्स में रिवैल्यूएशन हुआ है या फिर लायबिलिटी में रिवैल्यूएशन हुआ है, इन सब चीजों में जो फायदा होगा या फिर नुकसान होगा, वो दोनों ही फेस मुझे करना है जो रिटायर होगा। यानी कि मैं रिटायर हो रहा हूं, तो मैं इन सभी चीजों को फेस करूंगा। या तो प्रॉफिट होगा मुझे, या तो फिर लॉस होगा। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर, बाकी जो दो पार्टनर्स होते हैं, उनको मेरे लिए इस सभी अकाउंट्स को प्रिपेयर करना होगा, ताकि मुझे ये पता चले कि जब मैं रिटायर कर रहा हूँ इस फर्म से, तो मुझे कितना फायदा हो रहा है या फिर कितना नुकसान हो रहा है। तो एसेट्स और लायबिलिटी का जो नुकसान फायदा होगा वो मुझे पता चलेगा रिवैल्यूएशन में, जहां मैं एसेट्स का रिवैल्यूट करूंगा। दूसरे में गुडविल में, मेरे मेहनत से इस कंपनी को कितना फायदा हुआ है वो मुझे गुडविल में पता चलेगा, तो मैं गुडविल का भी ट्रीटमेंट करूंगा।
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, पहले से कोई प्रॉफिट या लॉसेस या कोई रिजर्व तो नहीं है मेरे नाम पे, अगर है तो मुझे उससे भी मुझे हिस्सेदारी चाहिए। और लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ मुझे टोटल पता चलेगा मेरे पूंजी के साथ कि मुझे इस पूरे साल में कितना फायदा हुआ है और कितना नुकसान हुआ है। तो जब कोई पार्टनर रिटायर करता है तो वो बाकी दो एग्जिस्टिंग पार्टनर से अपना अधिकार को मांगता है कि मुझे एसेट्स एंड लायबिलिटी में रिवैल्यूएशन करके दो, ठीक है, मुझे मेरे गुडविल का हिस्सा दो। क्या कोई प्रॉफिट पहले से छूटा है या फिर कोई लॉस मुझे देना है, या बाकी कोई भी अदर चीज जो होती है वो मुझे कहाँ पता चलेगा, मेरे पार्टनर्स कैपिटल में। हो सकता है वो रिटायर्ड पार्टनर सैलरी भी लेता हो सकता है वो कमीशन भी लेता हो, या फिर हो सकता है उसके नाम में कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड, वर्करमैन कंपनसेशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर किसी भी अदर टाइप का जनरल रिजर्व नहीं हो, या फिर हो सकता है कि मुझे ड्राइंग के बदले में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या फिर कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे लेना पड़े। तो ये सभी चीजें को रिटायर्ड पार्टनर देखेगा, और वो कौन बना के देगा, वो बाकी जो दो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है वो इस रिटायर्ड पार्टनर के लिए बना के देते हैं। और साथ ही साथ वो एग्जिस्टिंग पार्टनर अपना भी अकाउंट बना लेते हैं कि मुझे कितने फायदा होगा और कितना नुकसान होगा, वो उन्हें भी पता चल जाता है, ठीक है। ये है रिटायरमेंट के वक्त किसी पार्टनर को क्या क्या फेस करना पड़ता है, ये सभी चीज। अब जब बात आती है डेथ की, तो डेथ में सेम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा ही बनेगा, क्योंकि रिवैल्यूट होना ही होना है एसेट्स का, ठीक है। फिर गुडविल बनेगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल के जगह यहां पर बन जाएगा आपका डिजीज्ड पार्टनर, डिजीज्ड पार्टनर। अब डिजीज्ड पार्टनर का मतलब क्या, जब कोई पार्टनर फर्म के दौरान एक साइकिल, एक ड्यूरिंग द पीरियड के दौरान अगर इन केस बीच में डेथ हो गया या उसकी मृत्यु हो गई, तो बाकी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है वो उसका अकाउंट को सेटल करना चाहेंगे, उसके अकाउंट को बंद करना चाहेंगे, क्योंकि अब वो इस फर्म में परफॉर्म नहीं कर सकता, तो उसके अकाउंट को सेटल कर दिया जाता है। तो सेटल करने के लिए फर्म ने डिजीज पार्टनर, यानी जो डेथ है पार्टनर, जिस पार्टनर की मृत्यु हो गई है, उसके नाम पे सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया दिया जाता है। फिर उसके नाम के इसके हिस्सेदारी के गुडविल उसे दे दिया जाएगा। प्रॉफिट और लॉस अगर एक्यूमुलेटेड है तो उसे मिल जाएगा और वो कहाँ मिलेगा, डिजिस पार्टनर में। अब बात ये है कि पार्टनर्स कैपिटल को ही हम लोग डिजिस पार्टनर कैपिटल क्यों बोलते हैं, मतलब क्या होता है। डिजिस का मतलब वो पार्टनर जो अब इस फर्म में मौजूद नहीं है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, जो अपने परफॉर्मेंस को बिना पूरा किए डेथ कर गया, उसे हम डिजीज पार्टनर कहते हैं। वो पार्टनर जो अब फर्म से कट के अलग हो चुका है, छोड़ के जाना वो अलग बात होती है, कट के पार्टनर का अलग होना वो अलग बात होती है। तो इसे हम डिजीज पार्टनर बोलते हैं। और इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, उसे हम एग्जीक्यूटिव अकाउंट भी बोलते हैं। आप लोग बहुत सारे बुक्स में देखे होंगे कि डिजीज पार्टनर कहीं मेंशन है और कहीं एग्जीक्यूटिव पार्टनर मेंशन है। दोनों का मतलब ही एक होता है कि वो पार्टनर जो अब फर्म में हमारे साथ नहीं है, मौजूद नहीं है, अपने परफॉर्मेंस को पूरा करने में असमर्थ हो चुका है, अब वो परफॉर्मेंस हमारे साथ नहीं कर सकता, तो उस पार्टनर को उसके हिस्से के जितने भी सारे एसेट्स और लायबिलिटी, जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस है, वो उन्हें दे के उसे इस पार्टनरशिप फर्म से काट के अलग कर दिया जाए। और बाद में दोनों ही सूरतों में, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, दोनों ही सूरत में रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म होगा ही होगा। मतलब या तो वो दो पार्टनर्स मिलकर कंपनी को रन करेंगे, या फिर वो किसी अनदर तीसरे पार्टनर्स को न्यू ज्वाइनिंग ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों को ये जानकारी बहुत है कि रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर में कौन कौन से अकाउंट्स आपको बनाना पड़ेगा, इसका डेफिनेशंस क्या है, ठीक। अब जो बाकी दो
एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होंगे वो सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो कब होता है? जब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म होता है तो उसे ही सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो उस समय कैलकुलेट किया जाता है कि किस पार्टनर्स को कितना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और किस पार्टनर को कितना गेन करना पड़ेगा। उस कैलकुलेशन को हम तब करते हैं जब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म होता है। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म हम नेक्स्ट क्लास में ज़रूर पढ़ेंगे। तो बेसिकली आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो फ्री सैंपल्स एक स्टेप से बोल सकते हो कि मैं आपको एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन दे रहा हूँ, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।